हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट किए हैं। हर पॉलिटी की सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स जो कवर किए जा चुके हैं, जिसमें हमने प्रस्तावना जो है, संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने उन सारे टॉपिक्स को नहीं देखा है, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो वो पॉलिटी में अच्छे नंबर कवर करने के लिए जो है, आप अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी से जोड़ करके जो हर एग्जाम्स में आजकल प्रश्न पूछता है, जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए पॉलिटी में, तो आप उनसे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की इस क्लास में जो है दोस्तों, संविधान के प्रमुख भाग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि संविधान में कितने भाग हैं, उनसे संबंधित क्या क्या जो है, यानी उन भागों में क्या क्या विषय वस्तुएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग मूल संविधान की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में जो है हमारे 395 अनुच्छेद है। किंतु अगर धारा 1935 की बात करें दोस्तों, कि हमारा, क्योंकि जो पहला संविधान है जो कि भारतीयों का, वह धारा अधिनियम 1935 का अधिनियम जो है वह हमारे मूल संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है आपका 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे, 14 जो है आपका भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। तो इस प्रकार ये जो 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, वह भारतीयों का जो है एक तरह से कहिए कि पहला संविधान जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। इस अधिनियम 1935 के तहत जो है ये आपका संविधान की ये व्यवस्था थी। किंतु अगर वर्तमान व्यवस्था की बात करें हम लोग दोस्तों, तो 395 अनुच्छेद है। और 395 अनुच्छेद जो है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया, जिस दिन हम लोग यानी सबसे पहले प्रथम बार जो हम लोग रिपब्लिक कहलाए, उस दिन जो हमारे इसमें संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और इन्हीं 395 जो अनुच्छेद है दोस्तों, इन्हीं अनुच्छेदों को जो है इन भागों के तहत जो है यानी इन भागों में ऐड किया गया है। इसको ऐड करने का आधार एक तरह से इस तरह से भी ले सकते हैं हम लोग, यानी कि जो एक तरह के जो सब्जेक्ट थे, एक चीज़, एक ही बात पर, एक ही तरह के टॉपिक पर जो भी अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स दिए गए थे, उनको एक भाग का रूप दे दिया गया है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य से संबंधित जो अनुच्छेद आपको 1 से 4 के तहत दिया गया, इस 1 से 4 के तहत जो सिर्फ संघ और राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस वजह से इसको जो है एक भाग दे दिया गया है। उसी प्रकार नागरिकता की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ जो है 5 से 11 तक है, इसका जिक्र किया गया। और 5 से 11 आर्टिकल के बीच जो है सिर्फ और सिर्फ आपका नागरिकता के बारे में ही बताया गया है। तो यह एक तरह का यानी एक टॉपिक हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, इससे संबंधित जो यह अनुच्छेद हो गया आपका 5 से 11। इसी प्रकार से आप 395 अनुच्छेद तक ले सकते हैं। यानी अनुच्छेदों को जो है अनेक भागों में उसके विषय वस्तु के अनुसार बांटा गया है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो मूल संविधान में जो हमारे अभी कितने भाग है दोस्तों? 22 भाग है। यानी मूल संविधान में 22 भाग है, जिसमें कि आपका 395 अनुच्छेद इन 22 भागों में ऐड है। किंतु आपका अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा, यानी संविधान संशोधनों के द्वारा जो है दोस्तों, इसमें कई भाग बाद में जोड़े गए। जैसे कि 4 का क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर 9 का क की बात करें तो नगर पालिका जोड़ा गया। ख की बात करें तो सहकारी समितियां जोड़ी गई। इसी प्रकार 14 का एक क है, जिसमें अधिकरण के बारे में बताया गया, यानी एक वो जोड़ा गया है। हालांकि इसमें मैंने ऐड नहीं किया कि उससे ज़्यादा प्रश्न जोड़ करके नहीं पूछा जाता। कोशिश की है मैंने दोस्तों कि इसमें उन्हीं इम्पोर्टेंट भागों को लिया है मैंने, जिससे कि अक्सर जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता, क्योंकि सभी भागों को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। और ज़्यादा अगर इसमें जो चीज़ ज़रूरी नहीं है और उसको दिमाग में ऐड किया जाएगा, तो आपको क्या होगा, याद करने में दिक्कत होगी। तो जिनसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं भागों को मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये जो है 22 भाग दोस्तों मूल संविधान में है। किंतु जो अमेंडमेंट के द्वारा जो है आपका जोड़ा गया है, एक आपका 9 का क, 9 का ख यानी 2 हुआ, और एक क हो गया 4 का क, तो ये 3 हो गया दोस्तों। और एक 14 का क जोड़ा गया है। तो 4 जो है अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है,
किंतु यह क ख ग घ करके जोड़ा गया है। मीन्स इसका जो काउंटिंग है आपका 22 के 22 ही है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि आपके मूल संविधान में कितने भाग है, तो 22 ही आएगा दोस्तों। किंतु अगर प्रश्न आपका पूछा जाए कि संशोधनों के बाद यानी अमेंडमेंट के बाद जो है संविधान में कितने भाग है, तो आपका 26 हो जाएगा। 26 इस तरह से होगा कि देखिए 22 तो आपका हो गया मूल, और आपका 1 2 और यहाँ 3 और 14 का तो 4 हो जाएगा। तो 22 और 4 जो है आपका हो जाएगा 26। तो किंतु यहाँ जो है भाग 7 जो है दोस्तों निरस्त कर दिया गया। आपका 7वां संविधान 1956 में हुआ था, उस समय जो है भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो है अभी आपका 25 भाग है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग है, तो आपको 22 ही टिक करना है। किंतु अगर पूछा जाए प्रश्न कि आपको अमेंडमेंट के द्वारा यानी संशोधनों के बाद जो है भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो आपको 25 टिक करके आना है। तो ये तो हो गया दोस्तों मूल संविधान में भाग के बारे में। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये 22 जो भाग है या अमेंडमेंट के द्वारा जो ये 25 भाग किए गए हैं, तो उनमें क्या क्या विषय वस्तु है और वो किन किन अनुच्छेदों के बीच जो है उनका जिक्र किया गया है। तो इस सब को हम लोग आज बारी बारी से इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे जोड़ करके जो है अक्सर प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सारे भागों को जानने का जिनसे कि प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती है। आइए सबसे पहले जो हम लोग इसका पहला भाग जानेंगे, जो कि संघ एवं राज्य यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया। अनुच्छेद की अगर बात करें तो यह 1 से 4 में इसका जिक्र किया गया है। तो यानी पहला जो भाग है दोस्तों संघ और एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। आप भाग ले लीजिए दोस्तों, या फिर आप इसका कोई भी पार्ट ले लीजिए संविधान का, जैसे कि आपका मौलिक अधिकार भी लीजिए, संघ लीजिए, राज्य लीजिए, यानी 6ठा भाग लीजिए, 7वां भाग लीजिए। बहुत सारे संविधान के ऐसे प्रमुख भाग है, अनुसूचियां हैं, जिसमें कि आपको संघ एवं राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहला भाग जो है दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। मीन्स इसको इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि जब हम लोग नई बुक लेते हैं, चाहे नई कॉपी लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना नाम अंकित करते हैं। और नाम जो है आपका क्या है, आपका परिचय है, आपका पहचान है। आपके नाम से आपका परिचय होता है, आपकी पहचान होती है। तो यहाँ पहला पन्ना पहला भाग में जो है संघ और उसके राज्य के बारे में दिया गया है। मीन्स भारत के बारे में दिया गया है, उसके कितने राज्य है, उसके कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी क्या शासन व्यवस्था है, ये सब के बारे में जो जिक्र आपका पहले भाग में किया गया है। और पहला जो है अनुच्छेद यानी 1 से 4 के बीच यह अनुच्छेद आता है। मीन्स अगर कोई विदेशी नागरिक भी हमारे संविधान के पहले भाग को देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि भारत क्या है और भारत का क्षेत्र विस्तार क्या है, उसके कितने राज्य हैं, उसके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उसके जो है यानी कि क्या कहेंगे उसके शासन प्रशासन की व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। इसको मोटा मोटी तौर पर जो कोई बाहरी नागरिक भी अगर देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। यानी भारत का एक ओवरव्यू जो है आपको पहले भाग से मिल जाएगा। पहला भाग कहिए, पहला अनुच्छेद कहिए, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा एक भारत का परिचय। तो ये हो गया आपका पहला भाग, यानी भाग पहला में जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हो गया, यानी भारत का एक संघ होगा, यानी भारत एक संघ होगा और भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत एक संघ होगा, उसके अनेक राज्य होंगे और उन राज्यों की शासनिक यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, उनका क्षेत्र विस्तार यानी किस प्रकार से नए राज्य बनेंगे, उनका क्षेत्र निर्धारण किस प्रकार से होगा, इन सब बातों का जो जिक्र आपका पहले भाग में किया गया है। और अनुच्छेद की अगर बात करें 1 से 4 में, तो ये आपका पहला भाग हो गया। दूसरे भाग की अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरा भाग जो है आपका नागरिकता से संबंधित भाग है। मीन्स अगर देश है, राज्य है, अगर देश और राज्य का निर्माण किया गया है तो वो किनके लिए किया गया है, तो नागरिकों के लिए। यानी नागरिक नहीं होंगे तो देश कैसा, राज्य कैसा, केंद्र कैसा, यानी संघ कैसा, राज्य कैसा। लोग होंगे, नागरिक होंगे, तभी तो वो देश बनेगा, राज्य बनेगा।
तो यहाँ पर दूसरे जो भाग में है वह नागरिकता का जिक्र किया गया। दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद कराने का प्रयास करूँगी, क्योंकि जब इस तरह के जब प्रश्न बनते हैं यानी कि आपका 1 बाय 1 पॉइंट वाइज, तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मीन्स आपको लगेगा कि मौलिक अधिकार मैंने पढ़ा तो तीसरे में पढ़ा कि चौथे में। ऑप्शन आजकल क्या होता है एग्ज़ाम में कि बहुत नज़दीकी ऑप्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको मौलिक अधिकार पूछेगा तो ऑप्शन में एक 3 दे देगा और एक 11 12 या 18 20 दे देगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आजकल मैंने देखा है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बहुत करीबी डिफरेंसेस होते हैं आपके ऑप्शंस के बीच, तो वहाँ क्या होता है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और इस तरह के प्रश्नों में तो 100% कन्फ्यूज़न बनता ही बनता है। तो यहाँ पे क्या कोशिश करूँगी मैं कि कुछ ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊँ कि ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है आसानी से वो चीज़ याद आ जाए। तो इसीलिए मैं ट्रिक का कुछ यानी सब में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ में ट्रिक आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो इसका ट्रिक से अगर हमको याद करना होगा दोस्तों नागरिकता को, तो यहाँ पे क्या है कि यह नाग है पहला वर्ण, और नाग की बनावट, नाग कैसा होता है ऐसा उसका फन होता है। और यहाँ 2 की बनावट इसी तरह से है नाग के तरह से, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी नाग की बनावट और 2 की लिखावट जो है एक समान होती है। तो नाग ये आपका दूसरे भाग में है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 के बीच जो है आपका इसका जिक्र किया गया है। और नागरिकता जो है दोस्तों यह जो है आपका इंग्लैंड के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मीन्स भारत में जो है दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि मीन्स आप भारत के नागरिक, अगर आपको पूछा जाए कि आप कहाँ के नागरिक, तो आप भारत के नागरिक हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि आप भारत में कहाँ से है, तो आप बताओगे कि बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, राजस्थान से हूँ, पंजाब से हूँ, महाराष्ट्र से। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी स्टेट को आप बाद में बोलोगे, पहले आपको बोलना है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में हम लोग देखते हैं दोहरी नागरिकता है। अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ जो है तिहरी नागरिकता है। तो नागरिकता जो है दोस्तों आपका यहाँ जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, और हमारे देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो है केंद्र और राज्य के लिए एक ही नागरिकता होगी, अलग से नागरिकता की व्यवस्था ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग नागरिकता होगी और केंद्र के लिए अलग नागरिकता होगी। हाँ, जम्मू कश्मीर जो धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर की व्यवस्था कुछ अलग थी, यानी कि वहाँ जो है यानी जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग थी और फिर उससे भारत की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती थी। किंतु जो आपका धारा 370 हटा तो ये जम्मू कश्मीर से भी हट चुका है। अब जो सारा जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं वहाँ जो है एकल नागरिकता ही है। तो भारत में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, और यह जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। और इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 के बीच इसका जिक्र किया गया। तीसरा जो भाग है दोस्तों वह जो है मौलिक अधिकार का इसमें जिक्र किया गया है। अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो 12 से 35 के बीच जो है इसका जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसे अधिकार जो हमारे भारतीय नागरिकों को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है, और उन अधिकारों को जो है आपको न्यायालय के द्वारा जो है संरक्षण दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो वह अधिकार यानी मौलिक अधिकार संरक्षित है। तो यानी कि कुल मिलाकर इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार को कहते हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त है और उससे जो है न्यायालय के द्वारा संरक्षण दिया गया। मीन्स अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई भी सरकार जो है किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आपका यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है राज्य सरकार जो है रिट जारी करेगी, और आपके अधिकारों की जो है रक्षा की जाएगी आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो है आपको
यानी कुछ अधिकार जो है विदेशियों को दिया गया है। और कुल जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीयों को। मीन्स मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन के तहत जो एक मौलिक अधिकार जो कि आपका संपत्ति का अधिकार है उसे हटा करके कानूनी अधिकार में यानी अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। तो अब जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार यानी अगर आप इसको रिपीट अगर हम लोग करना चाहें दोस्तों याद करने के लिए, तो पहले में आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया है, दूसरे में यानी संघ और राज्य दिया है तो संघ और राज्य में नागरिक रहेंगे तो उसमें दूसरे में नागरिकता का जिक्र किया गया है, और तीसरे में अगर नागरिक है तो आपको उसको कुछ मौलिक अधिकार भी देना पड़ेगा। तो तीसरे में जो है मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार जो है भारतीयों के साथ साथ कुछ विदेशियों को भी दिया गया, तो इसको भी मूल रूप से आप लोग याद रखिएगा। और इसके जो अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के बीच जो है इसका जिक्र किया गया है। चौथा जो है दोस्तों आपका है भाग, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो दोस्तों हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, DPSP। तो DPSP यानी डायरेक्टिव आपका प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP का फुल फॉर्म हुआ दोस्तों, और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि DPSP में जो है आपका 4 वर्ड है, 1 2 3 4, और भाग जो है ये 4 है, तो आपको इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और मौलिक अधिकार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसको याद करने का, तो जो ये आपका अधिकार का और 3 की जो बनावट है वो लगभग सेम है, यानी अ की बनावट और 3 की बनावट सेम है। तो आपको का अधिकार का और 3 की बनावट सेम है, तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और DPSP को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इस तरह से याद कर सकते हैं कि DPSP में 4 वर्ड है, DPSP, और आपका भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिनका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो जिक्र किया गया है, तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है राज्य को निर्देश दिया गया है। राज्य मीन्स कि आपको केंद्र और राज्य दोनों आ जाते हैं, यानी दोनों सरकारें आती है। तो इसमें जो संविधान निर्माताओं के द्वारा यह निर्देश दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद आपका 36 से 51 के मध्य, कि जब भी केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार जब भी नीतियों का निर्धारण करेगी, यानी समय की मांग के अनुसार, जब भी नागरिकों की जरूरत के अनुसार, सरकारों की सुविधा के अनुसार जब भी नीतियों का निर्धारण करेगी विकास के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की जो नीतियां नई निर्माण की जाएगी केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें जो है इन अनुच्छेदों को यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जिन बातों को संविधान निर्माताओं ने दिया है एक दिशा निर्देश के तौर पर जो है, तो उनका ध्यान रखेगी, यानी उन बातों का ध्यान रखेगी जो 36 से 51 के बीच लिखी गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो नीति निर्धारण के समय जो है इन बातों का ध्यान रखेगी। वह ये एक तरह से कहिए कि एक तरह से अधिकार है नागरिकों को जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किंतु इसमें अंतर यह है दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो है आपका न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय थी, और ये जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय मीन्स अगर आपको सरकारें इन नियमों को जो कि आपका 36 से 51 के बीच संविधान निर्माताओं ने जिसका जिक्र किया है एक दिशा निर्देश के तौर पर, अगर सरकार इन नियमों का पालन नहीं करती है अपने नीति निर्धारण में, तो आप जो है न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, यानी सरकार को जो है आप फोर्स नहीं कर सकते। ये सरकार की मर्जी है कि वह इन नियमों का यानी नीति निर्धारण के समय इन नियमों का पालन करे अथवा नहीं करे। तो ये सरकार के यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो जिक्र संविधान के भाग 4 में किया गया, जिसके तहत जो है सरकारों को जो दिशा निर्देश दिया गया है कि आप जो है अपनी नीतियों के निर्धारण के समय इन अनुच्छेद यानी 36 से 51 के बीच जो दिए गए हैं अनुच्छेदों के बीच जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो उसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका भाग 4।
और ये जो है भाग 4 का क जो है दोस्तों, यह जोड़ा गया है मूल कर्तव्य यानी 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तो मूल कर्तव्य यानी कहने का तात्पर्य है कि मूल कर्तव्य जो है दोस्तों आपका यानी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यानी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे जो है 42वें संविधान जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों, जिसे हम लोग लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। तो यह जो है इंदिरा गांधी के समय में जो है यह संविधान संशोधन किया गया था। तो इसके तहत जो है आपका मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो आपका 51 का क के तहत जो इसको जोड़ा गया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय यानी इंदिरा जी का शासन था, और उस समय जो बड़े पैमाने पर जो है यानी अव्यवस्था फैली हुई थी, जगह जगह दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हो रहा था, आगजनी हो रही थी, बसें ट्रेनें जलाई जा रही थी। तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि सरकार में जो बैठे लोग थे उनको यह यानी वो मजबूर हो गए इस चीज़ को सोचने के लिए कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों हुई, अगर हुई तो इन फ्यूचर ना हो भारतीय नागरिकों के द्वारा, तो उसके लिए नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए जाने चाहिए। मीन्स जिस प्रकार से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया, तो उसी प्रकार कुछ मौलिक कर्तव्य भी उनको दिया जाए, ताकि जो वो इन फ्यूचर जो है इस तरह की जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं या हिंसा करते हैं, यानी एक तरह से मौलिक कर्तव्य के माध्यम से उनको भारतीय नागरिकों को कर्तव्य दिया गया कि आपके लिए क्या कर्तव्य राष्ट्र के प्रति बनते हैं, वो एक तरह से ये मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से दिया गया। और अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो 51 क में दिया गया। ये मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, यह जो है दंडनीय अपराध नहीं है। मीन्स अगर आप मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, आप जो कर्तव्य आपके संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को निर्धारित किए गए हैं, सुझाए गए हैं, अगर आप उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आप उसके लिए जो है दंडित नहीं किए जाएंगे, यानी दंड का प्रावधान नहीं है। तो मूल कर्तव्य से संबंधित जो है आप इस बात को याद रखिए। और मूल कर्तव्य को याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि कर्तव्य में का क और यहाँ का 4 का क, यानी इससे भाग 4 के क में दिया गया है, और कर्तव्य का क यानी यहाँ भी क और यहाँ भी क। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। ऐसे मेरा सोच है दोस्तों, जितना ट्रिक में दिमाग लगाओगे उतना आप मूल रूप से भी याद करना चाहोगे तो याद कर लोगे, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा बहुत बता रही हूँ, ताकि अगर आप मूल रूप से याद ना कर पाओ तो एग्ज़ाम में अगर ट्रिक ही याद आ जाए तो आपका तो काम बन जाएगा। तो बस काम बनाने से मतलब है, एग्जाम में बेहतर स्कोर लाने से मतलब है। तो समझने का भी प्रयास कीजिए और ट्रिक को भी ध्यान में रखिए। तो आते हैं हम लोग दोस्तों, ये 4 हो गया आपका। अब 5वां पे आते हैं। 5वां जो भाग है दोस्तों, उसमें संघ यानी कि यूनियन। संघ को क्या कहते हैं हम लोग? यूनियन कहते हैं। और यूनियन में कितने वर्ड है दोस्तों? 1 2 3 4 5, और 5 वर्ड है आपका यूनियन में, और यहाँ भाग 5 में इसका जिक्र किया गया। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि संघ को यूनियन कहते हैं, और यूनियन में 5 वर्ड आते हैं और 5 भाग में इसका जिक्र किया गया है। तो संघ जो कि भाग 5 में जिसका जिक्र किया गया है दोस्तों, यानी कि भाग 5 को जो है संघों का जो है भाग कहा जाता है, यानी यूनियंस का पार्ट कहा जाता है इसको। यानी इसमें भाग 5 में जो है दोस्तों संघ यानी कि संघ यानी केंद्र के बारे में जिक्र किया गया है। केंद्र से संबंधित सारी बातों का यहाँ जिक्र किया गया है, जैसे कि केंद्र से संबंधित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उनके जजेस, आपका लोकसभा, इन सब के बारे में जो है जानकारी आपका इस भाग 5 में, जिसे संघ के रूप में हम लोग जानते हैं, इसमें जिक्र किया गया है। और इसका जो है अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो 52 से जो है 151 के बीच इसका जिक्र किया गया है। छठा जो अनुच्छेद है, छठा जो भाग है दोस्तों, यह जो है आपका राज्य से संबंधित है। और राज्य को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? स्टेट्स। तो स्टेट में कितने वर्ड है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। स्टेट में 6 वर्ड है, और आपका छठे भाग में इसका जिक्र
किया गया। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। स्टेट्स में जो है 6 वर्ड है और यह जो भाग छठा में इसका जिक्र किया गया। तो जिस प्रकार यहाँ 5वें भाग में यूनियन का जिक्र किया गया है, मीन्स केंद्र में जो है आपका केंद्र से संबंधी जो भी बातें हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, ये सारा का जिक्र आपका 5वें भाग में संघ के रूप में किया गया है। तो राज्य में भी जस्ट उसी तरह से लिया गया। मीन्स राज्य में जैसे राज्यपाल, उपराज्यपाल, आपका मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधान पालिका, आपका उच्च न्यायालय, इन सब के बारे में जिक्र किया गया है आपका राज्य के अंतर्गत। अनुच्छेद की बात करें अगर तो 152 से 237 के बीच इसका जिक्र किया गया है। तो ये हो गया आपका दोस्तों राज्य, यानी कि जो कि छठे भाग में जिसका जिक्र किया गया। 7वां जो भाग है दोस्तों, यह आपका निरस्त कर दिया गया। इसमें जो है मूल रूप से यानी मूल संविधान में जो है जो स्टेट्स से दोस्तों उनको पार्ट वाइज बांटा गया था, यानी ए ग्रुप के राज्य, बी ग्रुप के राज्य, इस तरह से राज्यों का ग्रुपिंग किया गया था। किंतु इसको जो है 7वां संविधान जो कि 1956 में हुआ था, उसके तहत जो है इसको निरस्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। तो इसको याद भी आसानी से रख सकते हैं। ये 7वां भाग है और 7वां संविधान के तहत जो है 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो 7वां भाग को 7वें संविधान के अनुसार साफ कर दिया गया। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। 8वां जो अनुच्छेद है दोस्तों वह है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों इसका अर्थ होता है जो केंद्र शासित प्रदेश, यानी डायरेक्ट जो केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश होते हैं उसे ही केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो पहले जो है यानी धारा 370 हटने से पहले जो दोस्तों 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य थे। किंतु धारा 370 हटने के बाद जो है अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हो गए। 9 केंद्र शासित प्रदेश इस तरह से हो गए दोस्तों कि पहले तो 7 थे और अब जो है जम्मू कश्मीर को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है जम्मू कश्मीर बट गया, एक आपका लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर। तो इस वर्तमान में जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है हमारे। उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो जिक्र किया गया है आपका 8वें भाग में, और इसका जो है दोस्तों जिक्र जो है आपका 239 से आपका 242 के अनुच्छेद में किया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र जो है आपको 8वें भाग में किया गया है। तो आइए हम लोग दोस्तों एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी 1 से 8 तक के भाग को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। रिपीट करने से क्या होगा कि आपको याद आसानी से होगा। तो पहला जो भाग है दोस्तों केंद्र एवं उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है, यानी एक तरह से इसको परिचय के रूप में ले सकते हैं कि भारत का एक परिचय जो है आपका पहले अध्याय या पहले भाग में दिया गया है। दूसरा जो है दोस्तों नागरिकता से संबंधित है, और नागरिकता यानी अगर केंद्र और राज्य बने हैं तो किसके लिए बने हैं, नागरिकों के लिए बने हैं। तो दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है और यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों तीसरे भाग में इसका जिक्र किया गया है, यानी अगर नागरिक बने हैं तो नागरिक को कुछ ना कुछ अधिकार भी तो दिए जाएंगे। तो यह जो है मौलिक अधिकार तीसरे भाग में दिया गया और यह जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी राज्य को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने कानून अपने नियम बनाते समय जो इन बातों का यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच मध्य जो बातें दी गई है उसका ध्यान वो रखेंगे अपनी नीतियों के निर्धारण के समय। चौथा यानी 4 का जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आपका 1976 में मूल कर्तव्य के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं 51 क में इसका यानी अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। इसके तहत जो है भारतीय नागरिकों को जिस प्रकार से मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। और एक बात दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वह भारतीयों के साथ साथ कुछ विदेशियों को भी दिए गए, किंतु अगर मौलिक कर्तव्य की हम लोग बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, यहाँ विदेशियों को यह मौलिक कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं है।
तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपका अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया और भाग 4 क में जोड़ा गया। 5वां जो भाग है दोस्तों उसमें संघ का जिक्र किया गया, यानी केंद्र के बारे में जिक्र किया गया है कि केंद्र में से संबंधित जो भी तथ्य जो भी बातें हैं उसका जिक्र किया गया है। 6ठे में राज्य के बारे में जिक्र किया गया, जिस प्रकार केंद्र का जिक्र आपका 5वें में किया गया, 6ठे में राज्य का जिक्र किया गया है। 7वां निरस्त कर दिया गया, यानी 7वां भाग जो है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा साफ कर दिया गया है। 8वां में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है। अब हम लोग जो है 9वां भाग को जानने का प्रयास करते हैं। और 9वां जो भाग है दोस्तों पंचायतों से संबंधित है, यानी जो भारत की जो शासन व्यवस्था है दोस्तों वह विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, यानी कि केंद्र से लेकर के राज्य से लेकर के राज्यों में भी आपको पंचायत के माध्यम से जो है, यानी पंचायत जो है एक तरह से कहिए कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है जिनका जो आधार गाँव में मिलता है, यानी गाँव में जो है पंचायत के माध्यम से जो प्रशासन को जो है चलाने का प्रयास किया गया है। तो पंचायत जो है सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग पंचायत को जानते हैं। और ये पंचायत जो है दोस्तों यानी पंचायती राज व्यवस्था को जो है हम लोग लॉर्ड रिपन के द्वारा यह लाया गया, यानी इसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और सबसे पहली जो है दोस्तों पंचायती व्यवस्था जो है आपका राजस्थान के नागौर जिले में लगा था, यानी पंचायती व्यवस्था 1959 को आपको लगाया गया राजस्थान के नागौर में। लेकिन पूर्ण रूप से अगर पंचायती व्यवस्था की हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश वह ऐसा राज्य है जिसको जहां पर पूर्ण रूप से जो है पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। आपको 11 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 को लागू किया गया प्रथम आपका पंचायती शासन। और पूर्ण रूप से अगर शासन की बात करें तो हम लोग 11 अक्टूबर को जो है 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। तो अगर प्रथम पूछा जाए तो आपको राजस्थान का नागौर जिला होगा, और अगर पूर्ण रूपेण पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश होगा। और द्वितीय भी अगर पूछा जाए कि द्वितीय राज्य कौन सा है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था पहले लागू हुई थी, तो आपको आंध्र प्रदेश ही होगा, यानी द्वितीय राज्य आपका आंध्र प्रदेश है जहां आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो ये पंचायतों की व्यवस्था जो दोस्तों आपका 239 से 242 के मध्य जो है इस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। और पंचायती राज के तहत जो है दोस्तों 29 विषय रखे गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों 9 का क, और यह जो है नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों, यानी कि यह भी जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1993 में। इसके तहत जो यह नगर पालिका आपका जोड़ा गया, यानी गांव में जिस प्रकार से प्रशासनिक इकाई आपका पंचायत के रूप में हम लोग जानते हैं प्रशासनिक इकाई को, यानी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई आपका पंचायत हो गया आपका गांव में, उसी प्रकार नगर पालिका में जो है सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई हो गई नगर पालिका हुई, यानी नगर पंचायत कहिए या नगर स्वशासन कहिए, ये आपका नगर पालिका के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और नगर पालिका में जो है दोस्तों 18 विषय हैं। और अनुदान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्राम पंचायत से बहुत ज़्यादा जो है आपका अनुदान आपको नगर पालिका को मिलता है, लेकिन अगर विषय की बात करें तो नगर पालिका को कम विषय है और पंचायतों को जो है अधिक विषय है काम के लिए। तो ये नगर पालिका का जिक्र जो है 9 के क में किया गया। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 243 में इसका जिक्र किया गया है, और यह जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपका लागू किया गया। वहीं जो है 9 के ख में है दोस्तों सहकारी समितियों का जिक्र किया गया। ये सहकारी समितियां भी दोस्तों प्रशासन की ही एक इकाई है, यानी प्रशासनिक की एक छोटी इकाई है सहकारी समितियां। इसका जो जिक्र है 243 में ही किया गया है। तो ये 9 का क और 9 का ख हो गया। 10वां जो है दोस्तों 10वां जो भाग है यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित यह भाग आपका है।
तो ये अनुसूचित और जाति और जनजाति क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। पिछली क्लास में ऐसे मैंने बता रखा है, तो जिन दोस्तों ने वो पिछली क्लास वाली वीडियोस देखे हैं तो उनको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो अनुसूचित जाति दोस्तों हमारे आपके तरह ही होते हैं, यानी इनका निवास स्थान ये गाँव में, शहरों में निवास करते हैं। इनका जो रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, इनका कल्चर, इनकी संस्कृति, सारा कुछ जो हमारे समान ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि ये दबे कुचले वर्ग से आते हैं। मीन्स एक समय जो है इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार किया गया था, यानी जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उसके पहले या उसके बाद, यानी बहुत बाद तक भी ऐसा सिचुएशन था दोस्तों कि जो इस वर्ग के यानी जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार होता था। उन्हें गांव के बाहर रखा जाता था। उनके समान यानी उनका जीवन जो है समझिए एक तरह से नर्क के समान था। उन्हें कुओं में पानी भरने नहीं दिया जाता था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। यानी एक तरह से शोषित वर्ग के रूप में ये अनुसूचित जाति वाले लोग जाने जाते हैं, शोषित दबे कुचले वर्ग। तो संविधान यानी संविधान में जो है हम लोग जानते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर जी है वो यानी कि इन अनुसूचित जातियों के जो अधिकारों के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए एक लंबा संघर्ष किए थे। तो वही व्यवस्था जो है यानी उनको आरक्षण के रूप में जो है एक सामान्य लेवल में लाने का प्रयास किया गया है आपको भाग 10 के तहत। और ये हो गया आपका अनुसूचित जाति दोस्तों। जनजाति की अगर हम बात करें तो जनजाति थोड़ा आम लोगों से अलग होते हैं। मीन्स ये इनका निवास स्थान भी अलग होता है, ये जंगलों में निवास करते हैं। और ये जो है इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनका कल्चर, इनकी बोली भाषा, सारा कुछ जो है आम लोगों से आपका अलग होता है। और किंतु इनको क्या किया गया कि चूँकि जो ये लोग जंगलों में निवास कर रहे थे तो इनको बाहर लाया गया और इनको जो है आरक्षण के माध्यम से जो है इनको सामान्य लोगों के बराबर में जो है यानी उनको समानता समान लेवल में लाने का प्रयास किया गया आपको। तो ये जो है आपका अनुसूचित और जाति और जनजाति के बारे में हुआ। यानी अनुसूचित जाति वैसे लोग हुए जो इनका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा एकदम आम लोगों की तरह, हमारे आपके तरह है। और अनुसूचित जनजाति ऐसे लोग हुए जो कि आपका जंगलों में पहले निवास करते थे। उनको यानी उनका रहन सहन, खान पान जो है हम लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो ये हो गया अनुसूचित जाति और जनजाति। तो यही अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का जिक्र जो है आपका इसमें किया गया संविधान के भाग 10 में। अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो 244वां अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। और अनुसूचियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अनुसूचियों में हमने पिछली क्लास में देखा था कि अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का जिक्र किया गया था। और अनुसूची 6 में जो है हमने देखा था कि अनुसूचित सिर्फ जनजाति क्षेत्र का जिक्र किया गया था, जिसमें कि हमने देखा था कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो है ये 4 राज्य जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हीं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का जो जिक्र किया गया है आपका संविधान के भाग 10 में। और अनुच्छेद की बात करें, इन्हें आर्टिकल की अगर बात करें तो 244 में इसका जिक्र किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्या है। तो इसका जो जिक्र दोस्तों भाग 10 में किया गया है। अब 11 की यानी 11वें भाग की हम लोग बात करते तो 11वें भाग में है दोस्तों संघ राज्य संबंध का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद की अगर बात करें आर्टिकल की तो 245 से 263 के बीच इसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक मैं बताती हूँ संघ राज्य संबंध को। तो देखिए यहाँ संघ जो है 5वें भाग में इसका जिक्र किया गया और राज्य का जिक्र जो है 6ठे भाग में किया गया है। तो 6 और 5 को अगर जोड़ोगे आप तो कितना आता है, तो 11 आता है। तो चूंकि यहाँ संघ 5वें में है और 6ठे में राज्य है, इन दोनों को जोड़े 5 और 6 को तो 11 बना और 11 में दोनों संघ और राज्य के बीच संबंध यानी संघ और राज्य को जोड़ दिया गया है। तो आइए हम लोग संघ राज्य संबंध यानी इसका क्या अर्थ होता है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो भाग 11 है
इसमें जो है संघ राज्य संबंध के बारे में दिया गया। तो संघ राज्य संबंध का अर्थ है कि केंद्र, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो यानी केंद्र में अलग सरकार है और राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। तो यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र और राज्य के बीच जो है किस प्रकार के संबंध होंगे। मीन्स कि केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे होंगे तो जो है केंद्र विकास करेगा, यानी राज्य अगर विकास करता है तो केंद्र तो अपने आप ही विकास करेगा। इसको इस अर्थ में भी हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति अपना विकास करता है तो उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है तो राज्य का विकास होता है, और राज्य का विकास होगा तो केंद्र का अपने आप ही विकास होगा। तो उसी प्रकार से अगर राज्य का विकास होता है तो केंद्र का विकास होगा। तो केंद्र का विकास यानी राज्य का विकास, केंद्र का विकास राज्य के विकास पर आश्रित है। और राज्य का विकास कब होता है? जब केंद्र के द्वारा आपको वित्त दिया जाता है, व्यापार दिया जाता है, और ये तब संभव होता है जब दोनों के संबंध अच्छे हैं। इसको और एक अर्थ में समझा सकती हूँ मैं आपको। जैसे आप ले लीजिए यूपी को, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार, और राज्य में यानी यूपी में आपका योगी जी की सरकार है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? विकास आपको देखने को मिलता है। इसको और डीपली अगर समझना है तो आप बिहार को ले लीजिए। यहाँ नीतीश जी की सरकार है स्टेट में यानी राज्य में, और केंद्र में आपका बीजेपी की सरकार है, और यहाँ दोनों की जॉइंट सरकार है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? विवाद नहीं बनता है। अब इसको और डीपली समझिए। आप केंद्र में बीजेपी को ले लीजिए और राज्य यानी बंगाल चले जाइए, बंगाल में ममता जी की सरकार है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यानी टकराव की स्थिति अधिक बन रही है। और जब टकराव की स्थिति बनती है यानी विवाद जहाँ होता है वहाँ आपका विकास रुक जाता है। तो विकास को अगर जीवित रखना है, विकास का नाम देना है, विकास को पर्याय यानी विकास को विकास के रूप में लेके चलना है, तो आपको विवादों से बचना होगा। तो विवाद से कब बचेंगे? जब आपके संबंध अच्छे होंगे। तो केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे होंगे तभी जो है विकास होगा। तो राज्य का यानी राज्य का विकास होगा तो केंद्र का विकास अपने आप ही होगा। तो ये जो है 11वीं भाग में जो है आपका संघ और राज्य संबंध के बारे में दिया गया है। यानी केंद्र और राज्य संबंध यानी उनका वित्त का संबंध, चाहे आपका विधायक से संबंध, नियम कानून से संबंध, जिसमें आपका हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे जो सूचियाँ दी गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये सारा कुछ जो आपका इसमें ही आ जाएगा। आपका केंद्र राज्य यानी संघ राज्य संबंध, जिसका जो विवरण आपका 245 से 263 के मध्य किया गया है। तो आपको याद भी हो जाएगा। संघ और राज्य संबंध 245 से 263 के मध्य किया गया है, और यह भाग 11 में इसका जिक्र किया गया है। अब 15 भाग को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 15वें भाग में जो है आपका निर्वाचन संबंधित बातों को यानी तथ्यों को इसमें दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत जो है यानी भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, और लोकतंत्र का आधार होता है आपका निष्पक्ष जो है निर्वाचन। यानी लोकतंत्र जो है निर्वाचन के दम पर ही जो है आपका जिंदा रहती है। निर्वाचन के माध्यम से जो लोकतंत्र में जो है यानी कि जो सरकारें बनती है और सरकारें जो है आगे कार्य करती है। तो जब तक निष्पक्ष निर्वाचन नहीं होगा तब तक जो है स्वस्थ लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी स्वस्थ लोकतंत्र का आधार होता है आपका निष्पक्ष आपका निर्वाचन। तो निष्पक्ष निर्वाचन के लिए यानी भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो संविधान निर्माताओं के द्वारा जो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। और इस निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का ही जिक्र जो है आपका भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो 324 से जो है 329 के मध्य इसका जिक्र किया गया। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है भारतीय लोकतंत्र को जो है एक स्वच्छ और स्वस्थ जो है सरकार देने की व्यवस्था की गई है, ताकि भारत का जो है विकास हो सके। तो इसका जिक्र आपका भाग 15 में किया गया है। अब हम लोग भाग 17 को देखते हैं। तो भाग 17 में जो है दोस्तों राजभाषा के बारे में दिया गया है। राजभाषा का अर्थ है यहाँ केंद्र की राजभाषा और राज्य की राजभाषा। तो केंद्र की राजभाषा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो केंद्र में जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है
यानी स्थान दिया गया है। और लिपि की अगर हम लोग बात करें तो देवनागरी लिपि को जो है यहाँ लिपि के रूप में यानी कि स्थान दिया गया है। और राज्यों को जो है स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपनी राजभाषा का निर्धारण और अपनी लिपि का निर्धारण करें। तो ये जो राजभाषा से संबंधित जो बातें हैं दोस्तों, आपका 343 से 351 के मध्य इसका जिक्र किया गया। और भाग जो है आपका, यानी भाग की अगर हम लोग बात करते 17वें भाग में जो है राजभाषा का जिक्र किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों भाग 17। अब हम लोग 18 के ऊपर आते हैं, यानी भाग 18। तो भाग 18 में जो है दोस्तों आपात उपबंध का जिक्र किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 352 से 360 के बीच इसका जिक्र किया गया है। तो आपात उपबंध में की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के आपात का जिक्र किया गया है। एक आपका राष्ट्रीय आपात, और एक आपका राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की अगर हम लोग बात करते 352 जो अनुच्छेद है वह राष्ट्रीय आपात के लिए जाना जाता है। और आपका जो राष्ट्रपति शासन है वह 356 यानी अनुच्छेद 356 में इसका जिक्र किया गया। और वित्तीय आपात की अगर हम लोग बात करते धारा 360 में उसका जिक्र किया गया है। अब तक हम लोग हमारे देश में जो है दोस्तों वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ, बाकी आपका राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो चुका है। तो आप इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हुआ है, तो अभी तक एक भी बार जो है वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है। तो ये आपात उपबंध जो है आपका भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है। और यह जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य जो इसका जिक्र किया गया है। अब हम लोग 20वां भाग के बारे में जानेंगे। यह भाग जो है दोस्तों, यानी 20 जो संविधान का भाग है, यह संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र किया गया है। तो संविधान संशोधन का अर्थ है दोस्तों कि जिस समय जो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था, तो उस समय संविधान निर्माताओं के द्वारा ये चीज़ दिमाग में लाया गया, ये चीज़ सोचा गया कि जो परिस्थितियां आज हमारे सामने नहीं है, जो हमें दिख नहीं रही है, बट इन फ्यूचर वो हो सकती है, नागरिकों के ज़रूरत के अनुसार, सरकार की सुविधा के अनुसार, वो जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है कानून आगे यानी बदले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं उन आवश्यकताओं को उस समय के अनुसार। तो इसके लिए जो दोस्तों संविधान संशोधन की व्यवस्था आपके संविधान निर्माताओं के द्वारा दी गई, यानी कि जब भी नागरिकों की जरूरत, सरकार की आवश्यकता के अनुसार जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में कुछ यानी आप बढ़ा भी सकते हैं, कुछ लागू भी कर सकते हैं, और कुछ जो है घटा भी सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने लागू करने में देखा, यहाँ क है, यहाँ भी क ख है। और हटाने की अगर हम लोग बात करें तो 1956 में यह 7वां जो है भाग निरस्त कर दिया गया। तो यह जो संविधान संशोधन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में किया गया है। तभी जो है संविधान संशोधनों यानी अमेंडमेंट के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ जो हमारे भारतीय संविधान में जो है बाद में ऐड किए गए हैं। तो ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित जो है बात आपको भाग 20 में इसका जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट भाग है संविधान के वो सारा कुछ बता दिया। आइए हम लोग एक बार जो है क्विक रिवीजन करते हैं, यानी इन सारे भागों को जो है एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले भाग में हमने देखा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र थे, दूसरे भाग में नागरिकता थी, तीसरे में मौलिक अधिकार दिए गए, चौथा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, पांचवा में मूल कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, पांचवें में संघ है, छठा में राज्य है, सातवां साफ है, आठवां संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में जिक्र किया गया है, नौवां में पंचायत है,
और 9 का क जो है नागरिकता से संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। 9 का ख जो है सहकारी समितियां हैं, यह भी जो है आपका 1956 के संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। यह जो 243 में इसका जिक्र किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो है जिक्र, यानी इन क्षेत्र का जिक्र जो है आपका 10वें भाग में किया गया है। 11वां भाग जो है संघ राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, उस प्रकार का संबंध का जिक्र जो है आपके 11वें भाग में किया गया है। 15वें भाग में निर्वाचन आयोग, यानी लोकतंत्र का आधार होता है आपका निर्वाचन, तो निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका जिक्र जो है आपका भाग 15 में किया गया है। 17वां भाग जो है राजभाषा से संबंधित है और 18वां भाग आपात उपबंध, यानी कि आपातकाल से संबंधित है और 20वां भाग जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कुल मिलाकर जो है दोस्तों संविधान के प्रमुख भाग मैंने सारे आपको बता दिए, जिनसे जोड़ करके जो है अक्सर प्रश्न बनते हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आप अगर जैसे एक बार देखोगे तो आपको याद नहीं होगा, और वहाँ पे माइंड में क्या सेट होता है कि अरे हमको तो याद नहीं हुआ। तो कोई भी कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो वह एक बार में याद नहीं कर सकता। अगर एक बार में याद करने का चीज़ होता तो फिर सभी विद्वान हो जाते ना। अगर आप एक बार पढ़ लिए अब वो हमेशा आपको यूं ही याद रह जाएगा तो सब विद्वान हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कोई कितना भी ब्रिलियंट हो तो एक बार में याद नहीं होगा। तो इसीलिए एक बार देख करके इसको माथा भारी नहीं करना है, इसको हल्के में लेना है और इसको बार बार देखना है। एक बार में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, उसके बाद आप इससे संबंधित प्रश्नों का जो सेट होता है आप उसको, यानी किसी भी किताब को उठा करके आप इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। और जब वो प्रश्न आपको बनने लगेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि इससे संबंधित जो भी, यानी जो भी मैं वीडियो ला रही हूँ तो उसका मेरा रूल है पढ़ाने का कि जो भी मैंने वीडियो के थ्रू पढ़ा है तो उससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी मैं देती हूँ। तो जब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट आप बनाओगे तो आपको, यानी आपका तैयारी जो है बेहतर रंग लाएगी और आप बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो बेहतर स्कोर करने के लिए जो है आपको बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। और जब इससे संबंधित कोई भी बुक उठा करके आप प्रश्नों का सेट बनाइए, मतलब नहीं है किस प्रकाशन का है, कोई भी बुक आप लीजिए, आपका कंटेंट बदलने वाला नहीं है। ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये आप किसी भी बुक को उठा लीजिए आपको सेम ही मिलेंगे। तो आप किसी भी बुक से प्रश्नों का सेट बनाइए। मैं कोशिश करूँगी वीडियो भी अपलोड करने के प्रश्नों का, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करना है तो आप रिविज़न करिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जब याद होगा तो आप जल्दी, यानी आसानी से भूल नहीं पाओगे। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग पॉलिटी के किसी और सीरीज़ के साथ जो हाजिर होंगे और किसी और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी किसी अन्य टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देव स्टडीज से जुड़ने के लिए और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।